अस्पताल की ठंडी राहदारियों में इमरजेंसी के बाहर बैठी वह खुद को चादर से ढके हुई थी। कभी आते जाते लोगों को देखने लगती तो कभी चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट कर रोने लगती। आंखों और दिल में बस एक ही विनती थी, हे भगवान मेरे पापा को ठीक कर दो। कुछ देर गुजरी तो उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही सिर उठाकर देखा, सामने अंकल आनंद खड़े थे, जो उसे काफी चिंतित नजरों से देख रहे थे। अवंतिका दौड़ते हुए आनंद जी के गले लगकर रो पड़ी। अंकल पापा, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, वह रोते हुए टूटे फूटे शब्दों में बोली। आनंद जी की आंखों भी नम हो गई। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो मेरी बच्ची, भगवान पर भरोसा रखो। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाकर तसल्ली देते हुए कहा। इससे पहले अवंतिका कुछ और कहती, इमरजेंसी से एक नर्स निकली और उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सुरेश साहब के साथ आप लोग हैं? नर्स ने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। जी हम हैं, आनंद जी ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा। सर, सुरेश जी अपनी बेटी अवंतिका और अपने दोस्त आनंद जी को अंदर बुला रहे हैं, नर्स ने कहा और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करते हुए वापस मुड़ गई। आनंद जी अंदर दाखिल होते हुए ही बेकरारी से सुरेश जी की तरफ बढ़े और उनके पीछे ही अवंतिका भी आगे बढ़ी। पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज़ आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। अवंतिका उनके कंधे से लगकर रोते हुए बोली। अवंतिका मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें अपनों की बुरी नज़र से नहीं बचा सका। सुरेश जी दुखी और लड़खड़ाती आवाज़ में बोले। रिलैक्स सुरेश, क्यों खुद को इतना तकलीफ दे रहे हो? भगवान का धन्यवाद करो कि हमारी अवंतिका ठीक है और लोगों की हवस की भेंट नहीं चढ़ी है। आनंद जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आनंद, मेरी एक बात मानोगे? सुरेश जी ने अपनी उखड़ती सांसों के बीच पूछा। बोलो यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। आनंद जी टपक कर बोले। मेरी बच्ची को अपनी सुरक्षा में ले लो, उसके सिर पर हाथ रख दो। मैं मरने से पहले अपनी बेटी को मजबूत हाथों में देना चाहता हूँ। मेरे जाने के बाद वह मेरी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। जब मेरे जीते जी मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ कर दिया, तो मेरे मरने के बाद क्या करेंगे? सुरेश जी ने तकलीफ भरे शब्दों में कहा। दर्द से उनकी आवाज़ टूट रही थी और पसीने की बूंदें उनके चेहरे पर चमकने लगी थी। उनकी बातें सुनकर अवंतिका तड़प उठी। नहीं पापा, प्लीज़ आप ऐसी बातें मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। यार सुरेश, तुम कैसी बातें कर रहे हो? बच्ची पहले ही इतनी परेशान है, तुम उसे और परेशान कर रहे हो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, भगवान से अच्छा ही उम्मीद रखो, आनंद जी ने डांटते हुए कहा। आनंद, तुम वादा करो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्ची का ख्याल रखोगे। सुरेश अपनी जिद पर अड़े हुए थे। उनकी आंखों में एक उम्मीद, एक आस थी, जिसे देखकर आनंद जी एक पल के लिए ठिठक गए। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं अवंतिका को अभी और इसी वक्त तुम्हारे सामने अपनी बेटी मानूंगा। बस तुम हिम्मत रखो यार, ठीक हो जाओ। आनंद जी भारी शब्दों में बोलते हुए बाहर निकल गए। उनके वादा करने पर सुरेश जी के दिल में जैसे तसल्ली मिल गई और वे एकदम शांत होकर लेट गए। पापा, यह क्या किया आपने? अपनी बेटी को ऐसे बेमोल कर दिया, जबरदस्ती किसी के सिर पर मुझे लाद दिया। अवंतिका ये शब्द अपने पापा से कह ना सकी, लेकिन उसके शांत चेहरे को देखते हुए दिल ही दिल में सोचकर रह गई। लगभग आधे घंटे बाद आनंद जी दोबारा इमरजेंसी
रूम में दाखिल हुई। उनके साथ एक खूबसूरत नौजवान था जिसके चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि उसे जबरदस्ती लाया गया है। उसके पीछे वकील साहब और साथ में कुछ गवाह भी मौजूद थे। सुरेश, यह मेरा बेटा सूर्यांश है, तुम जो इसे जानते ही हो। मेरा इकलौता बेटा। आनंद जी उसका परिचय करवाते हुए कहा। जानता हूँ यार। सुरेश ने ये शब्द तकलीफ भरे शब्दों में कहा। मैं सूर्यांश से बात कर चुका हूँ। अवंतिका से शादी को लेकर इससे कोई एतराज नहीं है। आनंद जी ने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। दरअसल उन्होंने सूर्यांश को इमरजेंसी कहकर अस्पताल बुलाया था। वहां पहुंचकर जब उसने सच्चाई जानी तो वह हक्का बक्का रह गया था, लेकिन आनंद जी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और मजबूरी में इस शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। वह कभी अपने पिता की बात नहीं टालता था, इसलिए यह बात भी माननी पड़ी। मैं बहुत एहसानमंद रहूँगा तुम्हारा। बेटे, तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरी बच्ची को अपनाने का जो फैसला किया है, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। सुरेश जी ने नम आँखों से सूर्यांश को देखते हुए कहा। नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए। मैं अपने पापा के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। यह तो उनकी बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी। सूर्यांश दांत खींचकर बोला। उसका अंदाज आनंद जी को अच्छी तरह समझ रहे थे। कुछ ही देर में दोनों की शादी करवा दी गई। अवंतिका अब भी चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। चेहरे पर चादर का घूंघट पड़ा हुआ था। सूर्यांश ने उसे एक नज़र भी देखना जरूरी नहीं समझा। उसने सिर्फ वकील द्वारा लाए गए कागजों पर दस्तखत कर दिए और अपनी इच्छा के विरुद्ध हाँ की मुहर लगा दी। यह उसके पिता के सामने उसका खामोश विरोध था। अब बस तुम ठीक हो जाओ यार, फिर हम धूमधाम से बच्चों की विदाई करेंगे। एक बड़ा सा फंक्शन रखेंगे, किसी अच्छे होटल में सबको बुलाएंगे और खुशी खुशी बताएंगे कि हमने अपने बच्चों की शादी कर दी। आनंद जी ने सुरेश जी का हाथ थामकर मोहब्बत भरे शब्दों में कहा, मगर सुरेश जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बेचैन होकर उन्होंने उन्हें हिलाया। सुरेश, सुरेश, कुछ तो बोलो यार। आनंद जी बेकरारी से उन्हें हिलाते हुए बोले। सूर्यांश बेटा, जाओ जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। तुम्हारे अंकल को पता नहीं क्या हो गया है। आनंद जी घबराकर लगभग चीख पड़े। जी पापा, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। सूर्यांश उनकी हालत देखकर तुरंत बाहर भागा और कुछ देर बाद डॉक्टर को साथ लेकर वापस आया। डॉक्टर ने सुरेश जी का अच्छे से चेकअप किया और उन तीनों को बाहर भेज दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी बाहर आए। डॉक्टर साहब, हमारा पेशेंट ठीक तो है ना? आनंद जी ने बेकरारी से पूछा। डॉक्टर ने उन्हें कंधे पर तसल्ली भरा हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, सॉरी, ही इज नो मोर। हम उन्हें बचा नहीं सके। इतना कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंकल, आप तो कह रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। अवंतिका तड़प कर बोली। वह भी इस अचानक हुई शादी के सदमे से बाहर भी नहीं निकल पाई थी और इस खबर से उसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। सब्र करो मेरी बच्ची, भगवान की मर्जी के सामने हम सब बेबस हैं। आनंद जी खुद भी दोस्त को खोने के गम में टूट रहे थे, लेकिन अवंतिका को सीने से लगाकर उसे संभालने लगे। सूर्यांश, तुम अवंतिका को अपने साथ ले जाओ। मैं सुरेश की बॉडी रिसीव करके ले आऊँगा। आनंद जी ने अपनी भीगी आंखें पोंछते हुए कहा। सूर्यांश ने उलझन और गुस्से से उस लड़की की तरफ देखा। उसका आधा चेहरा अब भी चादर से ढका हुआ था। उसकी सिसकियाँ उसे बेहद परेशान कर रही थी। चलो, वह उसके करीब आकर ठंडे और उत्काए हुए स्वर में बोला। नहीं, मैं पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अवंतिका लगातार रोते हुए बोली।
उसके इनकार पर सूर्यांश ने झुंझुलाकर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अवंतिका बेटा जाओ सूर्यांश के साथ, मैं तुम्हारे पापा को लेकर घर आ रहा हूँ, आनंद जी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए समझाया। अवंतिका ने धीरे से सिर हिला दिया। सूर्यांश बच्ची को ले जाओ और इसका ख्याल रखना, समझ रहे हो ना मेरी बात, आनंद जी ने सख्ती से कहा। जी पापा समझ रहा हूँ, अब भेजिए भी इसे। सूर्यांश ने अपने चेहरे की झुंझुलाहट छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। सूर्यांश यह क्या तरीका है, आनंद जी ने उसे गुस्से से घूरा तो वह चुपचाप वहाँ से निकल गया। जाओ बेटा, आनंद जी अवंतिका को सीने से लगाकर प्यार से कहा। अवंतिका सिर झुकाए सूर्यांश के पीछे पीछे चल दी। बाहर आकर उसने देखा कि सूर्यांश पहले ही गाड़ी में बैठ गया। वह चुपचाप गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर बैठने लगी ही थी कि उसके कानों में सूर्यांश की ठंडी आवाज़ गूंज पड़ी। मैडम आगे आकर बैठो, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम पीछे बैठ रही हो। उसके ठंडे शब्दों पर अवंतिका की भीगी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे, मगर कुछ भी बोले बिना वह खामोशी से आगे की सीट पर बैठ गई। उसके बैठते ही सूर्यांश ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। बस करो, कब से रोए जा रही हो, अगर चुप नहीं हुई तो अभी यहीं उतार दूंगा तुम्हें, रात के अंधेरे में तुम्हें जानवर उठा कर ले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह झुझला कर बोला। अवंतिका हिचकियों के साथ दबी दबी सिसकियों में रो रही थी, जिससे सूर्यांश का दिमाग बुरी तरह चकरा हुआ था। एक तो उसे इस अनचाहे रिश्ते पर गुस्सा आ रहा था, ऊपर से उसका लंबा घूंघट और लगातार रोना। वह इस पल को कोस रहा था जब अपने पिता के एक फोन पर अस्पताल चला आया था। कुछ ही दिनों में उसकी पुलिस ट्रेनिंग शुरू होने वाली थी और अब यह नई जिम्मेदारी उसके सिर पर आ पड़ी थी। डांटने के बाद भी अवंतिका के रोने में कमी नहीं आई, बल्कि उसकी हिचकियां और तेज हो गईं। उसकी सिसकियां सुनकर सूर्यांश ने झटके से गाड़ी रोक दी। गुस्से में उसकी तरफ झुकते हुए उसने उसका घूंघट उठा दिया। अवंतिका डर कर पीछे हट गई। ना नहीं, अब नहीं रोऊंगी, पक्का, वह सहम गई थी। सूर्यांश एक पल को ठिठक गया। रोने की वजह से उसका गोरा चेहरा गुलाबी पड़ गया था। घुमावदार भीगी पलकें, बड़ी बड़ी कांच से चमकती आंखों में ठहरे आंसू। उसकी मासूमियत ने सूर्यांश को पल भर के लिए थाम लिया। वह कुछ क्षण उसकी खूबसूरती में खो सा गया, मगर तुरंत खुद को संभाल लिया। अब आवाज़ नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, वरना ही छोड़कर चला जाऊंगा, उसने अपने शब्दों को सख्त बनाते हुए कहा। जी ठीक है, अवंतिका ने तुरंत सिर हिला दिया। उसकी उस मासूम हरकत पर सूर्यांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह खुद भी अपनी इस प्रतिक्रिया पर हैरान था, मगर सिर झटक कर ध्यान फिर सड़क पर जमा लिया। सुरेश जी के अंतिम संस्कार के बाद आनंद जी लॉन में उदास बैठे थे। अवंतिका को उसकी खराब तबीयत की वजह से सूर्यांश के कमरे में भेज दिया गया था। तभी चौकीदार ने आकर खबर दी, साहब आपसे कोई मिलने आया। आनंद जी ने हल्के से सिर हिलाकर उसे अंदर भेजने की इजाज़त दे दी। वह अभी अभी वहीं बैठे थे कि तभी आवाज़ आई, हेलो मिस्टर आनंद मेहरा। आने वाले को देखकर आनंद जी झटके से खड़े हो गए। कुछ देर पहले जो उदासी उनके चेहरे पर थी, अब वह सख्ती में बदल चुकी थी। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम जैसे घटिया इंसान को अपने घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, आनंद जी दहाड़ते हुए बोले। उनकी तेज आवाज़ सुनकर सूर्यांश भी वहां आ गया और हालात समझने की कोशिश करने लगा। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे घर आने का, मैं तो बस अपनी भतीजी को लेने आया हूँ, कमलेश जी ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा। किस भतीजी की बात कर रहे हो? वही जिसे तुम लोगों ने रुसवा किया और उसके बाप को मौत के मुंह में धकेल दिया। बहुत अच्छी रिश्तेदारी निभाई है तुमने, आनंद जी गुस्से से फट पड़े। प्यारे दोस्त की मौत ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। देखो आनंद, मैं मानता हूँ मेरे साले और पत्नी की गलती है, मगर जो हो गया उसे मैं बदल सकता हूँ
ना तुम। मैं अवंतिका को अपने घर ले जाना चाहता हूँ और अपने साले से उसकी शादी करके उसकी छीनी हुई गई इज्जत उसे वापस देना चाहता हूँ। कमलेश ने संभलते हुए कहा, ना तो अवंतिका यहाँ से कहीं जाएगी और ना ही उसकी अब तुम्हारे साले से शादी हो सकती। आनंद जी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम मेरी भतीजी को ऐसे जबरदस्ती अपने घर में नहीं रख सकते। और क्यों नहीं हो सकती मेरे साले से शादी? कमलेश ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। तभी सूर्यांश सीने पर भवें बांधे अपने हाथ और शांत लेकिन सख्त आवाज में बोला, क्योंकि वह मेरी बीबी है, इस घर की इकलौती बहू। क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता? कमलेश ने गुस्से में काबू में रखते हुए कहा, क्यों नहीं हो सकता? अंकल ने खुद गवाहों और वकील की मौजूदगी में हमारी शादी करवाई। मेरे पास सबूत भी है, चाहे तो दिखा दो। सूर्यांश ने तंज भरे लहजे में कहा, देख लूंगा तुम दोनों बाप बेटों को। कमलेश उंगली दिखाते हुए बोला। उसके साले ने गुस्से से कहा, जीजू आप इजाजत दो तो मैं अभी अवंतिका को यहाँ से लेकर जाता हूँ। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। सूर्यांश ने उसे घूरते हुए कहा, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं और तुमसे झूठ बोलने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। और आखिरी बात ध्यान से सुन लो, अब वह अवंतिका शर्मा नहीं बल्कि एसपी सूर्यांश मेहरा की पत्नी अवंतिका सूर्यांश मेहरा। मेरी बीबी को हाथ लगाना तो दूर, उसकी तरफ नज़र उठाकर देखने की भी कोशिश मत करना, समझे? आइंदा इस घर में कदम रखने या अवंतिका के करीब फटकने के बारे में सोचना भी मत। उसे ले जाना तो दूर की बात है, समझ आई? अब निकलो तुम अपने साले को लेकर यहाँ से, वरना धक्के दिलवा कर निकलवाऊंगा। सूर्यांश कमलेश और उसके साले पर बब्बर शेर की तरह दहाड़ते हुए बोला, तुम गेट आउट। इससे पहले वह कुछ और कहता, सूर्यांश ने गुस्से से उसकी बात काटते हुए दहाड़ कर कहा, अच्छा नहीं कर रहे हो आप। वह उंगली उठाकर कहते हुए गुर्रते वहां से चले गए। सूर्यांश मेरे शेर बेटे, आज तुम ने अपने पापा का सीना और चौड़ा कर दिया। आनंद जी ने गर्व से बेटे को गले लगाते हुए पीठ थपथपाई। पापा मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी अच्छे से आती है, आपका सर कभी नहीं झुकेगा, निश्चिंत रहें। सूर्यांश ने संजीदगी से कहा, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा। आनंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर सूर्यांश मुस्कुराता हुआ अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। अवंतिका के पापा को मरे पूरे 8 दिन हो चुके थे और इन 8 दिन में अवंतिका खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी। उसका सूर्यांश से आमना सामना नहीं हुआ था क्योंकि वह खुद ही कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आनंद जी चाहते थे कि अब दोनों के रिश्ते की शुरुआत हो और दोनों नॉर्मल रूटीन पर अपनी ज़िंदगी गुजरने लगी। ये सोचते हुए रात को खाने पर आनंद जी ने सूर्यांश से बात की थी। बहुत दिन हो गए सूर्यांश, मैं देख रहा हूँ तुम स्टडी रूम में सो रहे हो, मैं चाहता हूँ तुम आज से अपने कमरे में रहना शुरू कर दो। जी पापा, जैसा आपको सही लगे। सूर्यांश को कोई इतराज नहीं था। उसके मन अब खुद ब खुद अवंतिका की ओर झुकने लगा था। ना चाहते हुए भी उसके ख्यालों में अवंतिका का चेहरा उभर कर जाता था। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, सामने अवंतिका बेड से टेक लगाए बैठी थी। उसे कमरे में आते देख वह जल्दी से खड़ी हो गई। आप यहाँ क्यों आए? आप यहाँ नहीं आ सकते। अवंतिका उसे अंदर आती देखकर घबराते हुए बोली। सूर्यांश ने हैरानी से उसे सिर से पैर तक देखा, जैसे वह कोई 8वां अजूबा हो। क्या मतलब? मैं यहाँ यहीं आऊँगा और कहाँ जाऊँगा? और तुम मुझे मेरे ही कमरे में आने से रोक नहीं सकती? सूर्यांश ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं, आप इस कमरे में नहीं आ सकते। बस। अवंतिका जल्दी से आगे आकर उसका रास्ता रोकते हुए बोली। सूर्यांश हैरानी से उसे भीगी बिल्ली से शेरनी बनते देख रहा था। उसके अंदाज पर वह मुस्कुरा उठा। और मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकता? उसने एक भाव उठाकर दिलचस्पी से उसे देखते हुए पूछा। बस आप इस कमरे में नहीं रह सकते। हम कमरा अंकल ने मुझे दिया। अवंतिका को कुछ और समझ नहीं आया तो वह यही दलील देते हुए बोली, अगर मैडम को याद हो तो उन्हीं अंकल ने हमारी शादी करवाई है और मैडम को हमेशा के लिए मेरे नाम कर दिया है। और जहाँ तक मुझे पता है पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं। सूर्यांश ने उसकी दी हुई दलील एक ही बार में रद्द कर दी। तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप ऐसे मुझ पर आकर रौब जमाएं? अवंतिका ने उसकी जज्बातों से बोलती आंखों से घबराते हुए कहा। मैं रौब दिखा रहा हूँ? सूर्यांश ने हैरानी से अपनी तरफ उंगली करते हुए कहा। फिर अपने रास्ते में दीवार बनकर खड़ी उस नाजुक सी लड़की को देखा। उसकी आंखों में छिपी हैरत का मतलब समझते ही अवंतिका नजरें चुरा गई। देखो अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे सुबह निकलना भी है, कहकर सूर्यांश और बहस में पड़ने की बजाय अलमारी की तरफ बढ़ गया। अवंतिका ने उसे घूर कर देखा और मुंह फुलाकर सोफे पर जाकर बैठ गई।
सूर्यांश ने अपने कपड़े लिए और वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए पलटकर अवंतिका को देखा। उसका फूला हुआ चेहरा देखकर उसे हंसी आई, मगर उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। नहाकर जब वह वापस कमरे में आया तो अवंतिका को वैसे ही बैठे देखा। वह चुपचाप गीले बालों में कंघी करता हुआ बेड पर लेट गया। कुछ देर तक वह अवंतिका के बेड पर आने और लाइट बंद करने का इंतजार करता रहा। जब अवंतिका अपनी जगह से नहीं उठी तो सूर्यांश झटके से उठकर उसकी ओर बढ़ा। अवंतिका ने सहम कर अपनी तरफ आते उसे देखा। उठो और बेड पर चलो, यह सब ड्रामा फिल्मों और कहानियों में ही अच्छे लगते हैं। सूर्यांश ने माथे पर बल डालते हुए कहा, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अवंतिका घबराते हुए बोली। सूर्यांश कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसकी इस हरकत पर अवंतिका हक्का बक्का रह गई। उसने बौखलाकर उसके चेहरे की ओर देखा। छोड़िए मुझे, वह विरोध करते हुए बोली। जब वह उसे बेड की तरफ ले जा रहा था, सूर्यांश ने बिना कुछ कहे उसे ले जाकर बेड पर बिठा दिया। तुम्हारी जगह यहाँ है और अगर यहाँ से तुम हिली भी तो मुझे मेरा हक लेने से नहीं रोक पाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सोफे पर लेटकर सुरक्षित रहोगी? मत भूलो, कमरा एक ही है और अंदर से लॉक है। मैं जब चाहूँ तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, फिर चाहे वह सोफा हो या बेड। इसलिए खुद को सुरक्षित समझने की गलती मत पालो। चुपचाप यहीं बेड पर लेटो। सूर्यांश उसके करीब झुकते हुए गंभीर स्वर में बोला। आप ऐसा नहीं कर सकते। अवंतिका उसकी बात सुनकर सहम गई। क्यों नहीं कर सकता? पत्नी हो मेरी, तुमसे ज़्यादा तुम्हारे वजूद पर मेरा हक है। वह थोड़ा और करीब होते हुए गंभीरता से बोला। वह इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें अवंतिका के चेहरे को छू रही थी। ताज़ा बॉडी वॉश की खुशबू से उसका दिल और तेज धड़कने लगा। प्लीज़ थोड़ा दूर हटकर बात कीजिए। अवंतिका उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए घबरा कर बोली। ओके, हो जाता हूँ पीछे, मगर अगर तुम यहाँ से हिली तो अच्छा नहीं होगा। आखिरी बात, इस रिश्ते और इसकी हकीकत को जितनी जल्दी हो सके कबूल कर लो, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। वह अर्थपूर्ण शब्दों में कहकर अपनी जगह जाकर लेट गया। मगर अवंतिका उसकी बातें सुनकर घबरा गई थी। लाइट बंद कर दो और बेफिक्र रहो। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, कोई लुटेरा नहीं। तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। सूर्यांश ने उसकी घबराहट पर हल्का तंज करते हुए कहा और दूसरी तरफ करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। उसकी आखिरी बात ने अवंतिका को काफ़ी शर्मिंदा कर दिया था। अवंतिका, लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। सूर्यांश ने उसे उसी तरह बैठे देखकर फिर कहा। अवंतिका ने जल्दी से लाइट बंद कर दी और सूर्यांश के इशारों के बारे में सोचकर झुरझुरी लेते हुए अपनी जगह पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। अगले दिन जब सूर्यांश उठा तो अवंतिका कमरे में नहीं थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वह कहीं दिखाई नहीं दी। घड़ी में समय देखकर वह जल्दी से फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर जब वह नीचे आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। अवंतिका नाश्ते की टेबल पर आनंद जी के साथ बैठी बातें करते हुए नाश्ता कर रही थी। गुड मॉर्निंग। आनंद जी ने उसे आते देखा। सूर्यांश कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला। गुड मॉर्निंग बेटा, आज देर से उठे हो, सब खैरियत है? तबीयत तो ठीक है? आनंद जी ने चिंता से पूछा। जी पापा, बस थोड़ी थकान थी, इसलिए आंख देर से खुली, उसने जवाब दिया। अब वह बेचारा क्या बताता कि उनकी बहुरानी ने देर रात तक उसे सोने नहीं दिया था। आपका नाश्ता? अवंतिका ने उसकी तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा। सूर्यांश उसकी आवाज़ पर चौंक कर उसे देखने लगा। हाँ, रख दो, उसने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। वह अपने दिल के बदलते हालात पर खुद हैरान था। जो लड़की जात से दूर भागता था, वही एक नाजुक सी लड़की उसके पत्थर दिल में धीरे धीरे जगह बनाती जा रही थी। सच ही कहते हैं, शादी के पवित्र रिश्ते में बहुत ताकत होती है। सूर्यांश, तुम्हारी तो अभी ट्रेनिंग शुरू होनी है, मगर तुमने उस दिन कमलेश और उसके साले सूरज के सामने खुद को एसपी क्यों बताया? आनंद जी गंभीर स्वर में पूछा। तो पापा, क्या हुआ? एसपी ही तो बनना है मुझे, सूर्यांश ने नाश्ते में मगन होकर जवाब दिया। बनना है? बनी तो नहीं हो बेटा। अगर उसे किसी ने बता दिया और कमलेश ने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो
अगर उसे पता चल गया कि तुम अभी एसपी नहीं बने हो तो वह हमें नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल देर नहीं करेगा। आनंद जी ने फिक्रमंदी से समझाया। पापा, वह कुछ नहीं कर सकता। जैसा डरपोक इंसान है वैसी ही सिर्फ धमकियां दे सकता और कुछ नहीं। आप बेफिक्र रहें, सब अच्छा ही होगा, सूर्यांश ने बेपरवाही से कहा। उधर अवंतिका सहमी हुई नजरों से कभी सूर्यांश को देखती तो कभी आनंद जी को। कमलेश और सूरज का नाम सुनकर ही वह सिहर गई थी। वह अपने बेनाम के रिश्तों से बहुत डरी रहती थी। तुम तैयारी कर लो और मेरी भी पैकिंग कर देना, हम 1 घंटे में निकलेंगे। अभी मुझे कुछ काम है, वह करके आता हूँ। सूर्यांश नाश्ता खत्म कर अवंतिका से बोला। हम कहाँ जा रहे हैं? मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। अवंतिका घबरा कर बोली। रिलैक्स बेटा, सूर्यांश तुम्हें कमलेश के घर जाने को नहीं कह रहा। वह तुम्हें अपने साथ मुंबई ले जा रहा, वहाँ उसकी ट्रेनिंग है। आनंद जी ने उसे प्यार से समझाया। मगर मुझे उनके साथ भी नहीं जाना, मुझे यहीं आपके पास ही रहना। अवंतिका की आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। सूर्यांश ने आंखें छोटी करके इस आफत की पुड़िया को देखा जो रात उसे कमरे में घुसने नहीं दे रही थी और अब आनंद जी के सामने कितनी मासूम बन रही थी। क्यों बेटा, तुम्हें सूर्यांश के साथ क्यों नहीं जाना? उसने तुमसे कुछ कहा है? आनंद जी सूर्यांश को घूरते हुए अवंतिका से पूछा। ए मुझे डांटते हैं, अवंतिका ने मासूम चेहरा बनाकर कहा। सूर्यांश, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आनंद जी ने उसे तीखी नज़रों से देखा। ऐसा कुछ नहीं है पापा, आपकी इस लाडली को संभालने के लिए थोड़ी सख्ती तो करनी ही पड़ेगी, सूर्यांश ने सफाई देते हुए कहा। और ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, सूर्यांश ने पिता की निगाहों का असर लिए बिना कहा। देख रहे हैं अंकल, ये आपके सामने ही मेरे साथ इस तरह रूखे और गुस्से भरे अंदाज में बात कर रहे हैं। वहाँ जाकर पता नहीं क्या करेंगे। अगर इन्होंने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मुझे किसी खाई में धक्का दे दिया तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि अवंतिका कहाँ है। अवंतिका ने सूर्यांश को पूरी तरह जालिम साबित करते हुए अपनी मौत का मंजर भी खींच डाला। यह सुनकर दोनों बाप बेटे सिहर गए। नहीं बेटा, सूर्यांश ऐसा नहीं है, और फिर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम दोनों एक दूसरे को समझोगे और जान सकोगे। अब तुम्हारा असली रिश्ता यही है, यही तुम्हारा पति है, आनंद जी ने नरमी से समझाया। सूर्यांश खामोशी से उसका सारा नाटक देख रहा था जो वह उसके साथ ना जाने के लिए रच रही थी। पापा, इसे अच्छे से समझा दीजिए और मेरे आने तक यह तैयार रहे, वरना फिर मैं अपने तरीके से तैयार करूँगा। सूर्यांश अवंतिका को घूरते हुए बोला। सूर्यांश, तुम भी जरा नरमी से बात करो। खबरदार, अगर मेरी बेटी को तंग किया तो तुम्हारे इस बड़े कद का भी लिहाज नहीं करूँगा। आनंद जी ने उसकी अच्छी खासी क्लास लगा दी। यह सुनकर सूर्यांश ने सिर झटका और वहाँ से निकल गया, मगर जाते जाते अवंतिका पर एक तेज नज़र डालना नहीं भूला। उसके चेहरे पर फैली मुस्कान देखकर वह और भी खींच गया और पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। दिल ही दिल में बड़बड़ाता हुआ वह घर से निकला। उधर अवंतिका भी आनंद जी के समझाने पर तैयारी करने चली गई। 1 घंटे बाद जब सूर्यांश वापस आया तो अवंतिका अपनी तैयारी के साथ उसकी पैकिंग भी कर चुकी थी। सूर्यांश आते ही तैयार हुआ और फिर दोनों आनंद जी से मिलकर अपने सफ़र पर निकल गए। बहुत ही दोगली इंसान हो तुम, सूर्यांश ने गाड़ी चलाते हुए कहा। इस बात का क्या मतलब हुआ? मैंने आपसे कौन सा दोगलापन किया? अवंतिका जो शीशे से बाहर भागते दृश्यों को देख रही थी, उसकी आवाज़ पर चौंक कर बोली। पहले दिन वाली झिझक अब गायब थी। पापा के सामने कैसी मासूम बन रही, ये मुझे डांटते हैं, सूर्यांश ने उसकी नकल उतारते हुए कहा। तो क्या झूठ कहा, जब देखो तंग ही करते रहते हैं, अवंतिका ने बुरा मानते हुए जवाब दिया। अच्छा जी, अभी तो मैंने कोई तंग ही नहीं किया, बल्कि मैं तो तुम पर नरमी दिखा रहा था और तुम्हें छोड़ दिया था। तंग करना किसे कहते हैं जानती भी हो, वह शरारती अंदाज में बोला। अवंतिका उसकी बातों का मतलब समझकर और उसकी आंखों में चमकते भाव देखकर नजरें चुरा गई। उसकी यूं नजरें चुराने पर सूर्यांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। रोके रोके गाड़ी रोके। कुछ ही देर खामोशी के बाद गाड़ी में फिर अवंतिका की आवाज़ गूंजी। क्या हुआ? सूर्यांश ने उसके ऐसे लाने पर झटके से गाड़ी एक तरफ रोकते हुए पूछा। ओ,
मुझे गोलगप्पे खाने। अवंतिका ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। सूर्यांश ने उसकी बात सुनकर उसे घूरा और दांत भींचते हुए बोला, तुम लड़की मुझे पागल कर दोगी, क्या चीज़ हो तुम? अगर आपने मुझे ऐसे डांटा या मेरी बात नहीं मानी तो मैं अंकल को बता दूंगी। अवंतिका ने उंगली उठाकर उसे चेतावनी देने वाले अंदाज में कहा। अरे मैं तो आपकी धमकी से डर गया मैडम। सूर्यांश ने डरने की भरपूर एक्टिंग करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा। इससे पहले कि अवंतिका कुछ और कहती, सूर्यांश के इशारे पर वह चुप हो गई। उसकी नज़रें तेजी से पीछे आती एक गाड़ी का जायजा ले रही थी। सूर्यांश को पहले भी 2-3 बार महसूस हुआ था कि वह गाड़ी लगातार उसका पीछा कर रही है। उसने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। सूर्यांश प्लीज गाड़ी रोकिए, मुझे गोलगप्पे खाने। अवंतिका ने फिर चिल्लाकर कहा। अवंतिका प्लीज कुछ देर अपना मुंह बंद रखो, सूर्यांश ने सख्ती से कहा। आप बहुत बुरे हैं। हे भगवान जी, पापा और अंकल ने मुझे कितनी कंजूस के साथ बांध दिया है जो एक प्लेट गोलगप्पे तक नहीं खिला सकते। अवंतिका ने शिकायत भरे अंदाज में कहा। अभी वह कुछ और बोलते कि अचानक गोली लगने से उसकी साइड का शीशा चकनाचूर होकर सड़क पर बिखर गया। शीशा टूटते ही अवंतिका अपनी जगह से उछल पड़ी और डर के मारे दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। कैसे लगे गोलगप्पे मैडम? सूर्यांश ने उसके डरने पर भी मजाकिया अंदाज में कहा। आपको इस हालत में भी मजाक सूझ रहा? अवंतिका ने उसे घूरते हुए कहा। क्योंकि मुझे ऐसी फिल्मी सिचुएशन में मजा आता। सूर्यांश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। पहली बार ऐसा मौका आया कि मेरी गाड़ी के पीछे कोई लगा। उप, मेरे दिल की तो मुराद पूरी हो गई। सूर्यांश ने बेहद महारत से गाड़ी को एक मोहल्ले की गलियों में घुमाते हुए मजे से कहा। मगर सच तो यह था कि उसे अपने से ज्यादा अवंतिका की फिक्र थी, जिसकी हिफाजत का वादा वह खुद से कर चुका था। आपका दिमाग तो नहीं चल गया? ऐसी सिचुएशन में मजा कौन लेता? अवंतिका ने अपना डर पाकर हैरानी से उसे देखते हुए कहा। सूर्यांश मुस्कुरा कर वह अपने अंदाज में अवंतिका का ध्यान डर से हटाने में कामयाब हो गया। मैं तो ऐसा ही हूँ, अब तुम सोच लो कि तुम मेरे साथ गुजारा करना है या नहीं। उसने गाड़ी दोबारा मुख्य सड़क पर लाते हुए कहा। अब कर भी क्या सकते हैं, गुजारा तो करना ही पड़ेगा। बदकिस्मती से अवंतिका ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अरे वो लोग कहाँ गए और कौन थे, हमारे पीछे क्यों लगे? अवंतिका को फिर से हमलावर याद आ गए। सूर्यांश हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, गोलगप्पे वाले थे, गोलगप्पे देने आए थे मेरी स्वीट सी मैडम को। अवंतिका ने उसे घूर कर देखा। सीधे सीधे बताना नहीं चाहते, साफ साफ जवाब देने से आपकी शान में कमी आ जाएगी क्या? वह बड़बड़ाते हुए बाहर देखने लगी। बाकी का रास्ता खामोशी से गुजरा। जैसे तैसे सूर्यांश उन हमलावरों को चकमा देने में कामयाब तो हो गया था, मगर उसके दिल में चिंता अभी भी थी। वह जानता था कि यह सूरज का ही काम है, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि सूरज इस हद तक जाकर हमला करवा देगा। सूर्यांश खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार कर चुका था। सूरज इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही वे अपने फ्लैट पर पहुंचे, दोनों काफ़ी थक चुके थे। वहां मौजूद इकलौते नौकर राजन चाचा उनके इंतजार में खड़े थे। खाना लगा दूं छोटे साहब? राजन चाचा ने उनका सामान कमरे में रखवाने के बाद पानी देते हुए पूछा। जी चाचा, लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। सूर्यांश थकान से सोफे पर लेटते हुए बोला। जी अच्छा, राजन चाचा कहते हुए किचन में चले गए। यह भी यहीं रहते हैं? अवंतिका ने उनके जाते हुए पूछा। हाँ, किचन के साथ वाला कमरा उन्हीं का। सूर्यांश ने लेटे लेटे जवाब दिया। तो अभी वो यहीं रहेंगे? अवंतिका ने फिर उलझन से सवाल किया। सूर्यांश उसके सवाल पर उठकर बैठ गया और वह उसे गौर से देखने लगा। कोई प्रॉब्लम है? ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? उसने गंभीरता से पूछा। सूर्यांश, आप अपनी ट्रेनिंग पर होंगे और मैं घर पर सारा दिन अकेली, ऐसे में उनका यहाँ होना। अवंतिका बात अधूरी छोड़कर उसे देखने लगी। फिक्र मत करो, राजन चाचा बहुत पुराने और वफादार नौकर हैं, हमारे यहाँ लंबे समय से काम कर रहे हैं, काफ़ी भरोसेमंद इंसान हैं। उनके होते मैं भी सुकून से ट्रेनिंग कर सकता हूँ। तुम्हें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। ओके, सूर्यांश ने समझाते हुए कहा। ओके, पर अगर मुझे आपसे इमरजेंसी में बात करनी पड़ी तो मैं कैसे करूंगी? अवंतिका की उलझन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। इस बात की भी चिंता मत करो, सुबह ही तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। सूर्यांश फिर से आराम से लेटते हुए बोला। कुछ देर बाद राजन चाचा ने खाना लगने की खबर दी तो दोनों डाइनिंग टेबल पर चले गए। अगले ही दिन सूर्यांश अवंतिका के लिए मोबाइल ले आया और उसमें अपना और आनंद जी का नंबर सेव कर दिया। उसने उसे अच्छे से समझा दिया
कि जब तक सूरज नाम का खतरा उनके सिर पर मंडराता रहेगा वह लापरवाह नहीं हो सकता। इसलिए उसने राजन चाचा को भी अलर्ट कर दिया था कि फ्लैट पर कोई भी आए दरवाज़ा नहीं खोलना और किसी को अंदर नहीं आने देना। वह अवंतिका को कमलेश या सूरज का जिक्र करके डराना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप उसकी सुरक्षा में लगा था। सूर्यांश सुबह ट्रेनिंग पर जाता और शाम को लौटता, मगर उसके बावजूद वह अवंतिका का पूरा ध्यान रखता था। आज भी वह जल्दी लौट आया था क्योंकि उसने उसे घुमाने ले जाने का वादा किया था। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सूर्यांश ने उसे वैसे ही लाउंज में बैठा पाया तो पूछा। क्यों तैयार होकर कौन सा कानून पास करने जाना? अवंतिका ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। अरे कहा तो था तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा। सूर्यांश ने उसके चिड़चिड़े अंदाज को नज़रअंदाज करते हुए उसके पास बैठते हुए कहा। आपने ये नहीं कहा था कि आज ही लेकर जाएंगे? अवंतिका ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। ओके बाबा, जाओ सब अब तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं। सूर्यांश ने हाथ खड़े करते हुए जैसे हार मान ली। वह इस वक्त अवंतिका से उलझकर अपना मूड और प्लान खराब नहीं करना चाहता था। ओके, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। अवंतिका मुंह बनाते हुए उठी। सूर्यांश ने उसके एक्सप्रेशन देखकर सिर झटका और टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदलने लगा। जहाँ कुछ देर पहले अवंतिका कोई मूवी देख रही थी, अब वहाँ न्यूज़ चैनल चल रहा था। चैनल बदलते हुए वह उसके तैयार होने का इंतज़ार करता रहा। तभी उसके सीनियर की कॉल आई। उन्होंने इमरजेंसी में उसे तुरंत आने को कहा। अवंतिका भी तैयार होकर नीचे आ चुकी थी। सूर्यांश को कॉल पर बात करते देख वह खामोशी से सामने वाले सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ? कौन था कॉल पर? अवंतिका ने उसके चेहरे पर छाई खामोशी देखते हुए पूछा। ट्रेनिंग कैंप से कॉल थी, सीनियर बुला रहे हैं, मुझे अभी जाना होगा। सूर्यांश ने गंभीरता से जवाब दिया। बहुत अच्छे, मुझे तैयार करवा कर अब खुद जा रहे हो? अवंतिका ने मुंह फुलाते हुए कहा। यार मजबूरी है, अब क्या करूं? सूर्यांश ने नरमी से कहा। जाइए जाइए, अब मुझे मत कहिएगा घूमने चलने को। अवंतिका गुस्से में खड़ी होते हुए बोली। देखो अब तुम कुछ ज़्यादा ही कर रही हो। मैंने पहले ही बता दिया था कि मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है, तो अब तुम इस बात पर एतराज़ नहीं कर सकती। सूर्यांश भी उसके सामने खड़ा होकर बोला। मैं क्यों एतराज़ करूंगी, बल्कि मैं तो सुकून में रहती हूँ जब आप घर पर नहीं होते हैं। अवंतिका ने बाजू फोल्ड करते हुए तुनक कर कहा। सूर्यांश को उसके अंदाज और बात दोनों पर हंसी आ गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। अच्छा, तो अब मेरे जाने पर क्यों भड़क रही हो? उसने एक भाव उठाकर पूछा। मैं नहीं भड़क रही हूँ। अवंतिका झुझुलाते हुए बोली। देखो तुम्हें गुस्सा भी आ रहा है, बिल्कुल टमाटर जैसी लाल हो रही हो। सूर्यांश उसे और छेड़ते हुए बोला। सूर्यांश मेहरा, आप मेरे हाथों से मारे जाएंगे। वह गुस्से में उसकी तरफ लपकी। अरे अरे जंगली बिल्ली, तुम तो भीगी बिल्ली से जंगली बिल्ली बन गई। सूर्यांश पीछे हटते हुए बोला। सूर्यांश आप, इससे वह अपनी बात पूरी कर पाती टेबल से टकरा कर सीधे उसके ऊपर जा गिरी। पल भर के लिए दोनों खामोश रह गए। अवंतिका ने जल्दी से उठने की कोशिश की, मगर सूर्यांश ने उसके चारों तरफ अपनी बाहें लपेटकर उसे रोक लिया। अवंतिका ने उसकी आंखों में देखा, जहां जज्बातों का समंदर उफान मार रहा था। उसे अपनी धड़कनें अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। क्या कर रहे हैं? छोड़िए, अवंतिका ने उसकी पकड़ को छटपटाते हुए कहा। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, सूर्यांश ने गंभीर आवाज में कहा। सूर्यांश, अब आपको नहीं जाना है? अवंतिका को कुछ और नहीं सूझा तो उसने उसे जाने की याद दिलाई। यार मेरा बस चले तो यहीं रह जाऊं तुम्हारे पास, मगर क्या करूं, मजबूरी है, सूर्यांश ने ठंडी आह भरते हुए कहा। अवंतिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सूर्यांश, आप होश में तो हैं? वह उसके बदले हुए लहजे को देखकर बोली। सूर्यांश ने मुश्किल से अपने जज्बातों पर काबू पाया, उसे खुद से दूर किया और बिना उसकी तरफ देखे फ्लैट से निकल गया। अवंतिका काफ़ी देर तक खामोश बैठी उसके बारे में सोचती रही, फिर सिर झटक कर अपने कमरे से चली गई। वह अभी कपड़े बदलने ही जा रही थी कि दरवाजे की घंटी बज उठी। ये फिर से आ गई। वह बुदबुदाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। आप फिर आए, कहते हुए उसने दरवाज़ा खोला, मगर सामने अजनबी लोगों को देखकर घबरा गई और दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी एक अजनबी ने हाथ बढ़ाकर दरवाज़ा रोक लिया और जोर से धक्का देकर अंदर आ गया। कौन हो आप लोग? अवंतिका ने डरते हुए पूछा।
मगर उन्होंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। एक आदमी ने रुमाल निकालकर उसके मुंह पर रख दिया। वह विरोध भी नहीं कर पाई और रुमाल पर लगी दवा के असर से कुछ ही पलों में बेहोश हो गई। जब सूर्यांश वापस फ्लैट पहुंचा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। वह तेजी से अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने का मंजर देखकर सन्न रह गया। हर चीज़ बिखरी हुई थी। उसने हर कमरे में जाकर देखा, मगर अवंतिका कहीं नहीं मिली। जब वह वापस लाउंज में आया तो उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे एक कागज़ पर पड़ी। सूर्यांश ने एक पल भी बर्बाद किए बिना वह कागज़ उठाया और उस पर लिखी लाइन पढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसके चेहरे के हाव भाव सख्त होते गए। गुस्से में उसने कागज़ को मुट्ठी में मरोड़ कर वहीं फेंक दिया और बाहर निकल गया। उधर अवंतिका को जब होश आया तो वह अपने पापा के घर अपने ही कमरे में थी। यह देखकर वह झटके से उठ बैठी। कैसी हो डियर? सूरज ने उसे होश में आते देख कुटिल मुस्कान के साथ कहा। सूरज भाई, आप यहाँ, ये क्या बदतमीजी है? अवंतिका ने घबरा कर कहा और अनजाने में उसे भाई कह दिया। सूरज ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो, मुझे भाई मत कहा करो। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अवंतिका ने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, सूरज भाई, आप सूर्यांश को नहीं जानते। अगर उन्हें पता चला तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे और ना ही चाचा कमलेश को। वह बेड की दूसरी तरफ उतरते हुए बोली, अच्छा, मैं तो डर गया तुम्हारे सूर्यांश से। सूरज ने उपहास करते हुए कहा, आप बहुत पछताएंगे। अवंतिका ने उसे डराने की कोशिश की। बहुत वक्त बर्बाद हो गया, अब वही करूँगा जिसके लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। सूरज ने घटिया मुस्कान के साथ कहा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उस अवंतिका का हाथ पकड़ा, अवंतिका ने उसके हाथ पर जोर से दांत गड़ा दिया। सूरज दर्द से चिल्लाता हुआ पीछे हटा। वह अभी संभल भी नहीं पाया था कि अवंतिका ने पास रखा लैंप उठाकर उसके सिर पर दे मारा। चोट लगते ही सूरज लड़खड़ाकर बेड पर गिर पड़ा। मौका पाकर अवंतिका दरवाजे की ओर भागी। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, सामने से आते सूर्यांश से जा टकराई, जो उसकी लोकेशन ट्रेस करते हुए वहां पहुंचा था। अवंतिका, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें तलाश करते हुए यहाँ आया हूँ। सूर्यांश ने उसके कंधे थामते हुए कहा, शुक्र है आपको भी ख्याल आया मुझे ढूंढने का। अब जल्दी यहाँ से निकलते हैं, अवंतिका ने घबरा कर कहा। अवंतिका ने सूर्यांश का बाजू पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचते हुए कहा, ऐसे कैसे निकलें? पहले उस कमीने से हिसाब तो पूरा कर लूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को मेरे ही घर से उठाने की? सूर्यांश ने गुस्से में उसका बाजू पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, हिसाब के चक्कर में आप कत्ल के केस में फंस जाएंगे। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्या मतलब? सूर्यांश ने हैरानी से अपनी पत्नी की तरफ देखा। जो लड़की पहले उसके एक बार डांटने से सहम जाती थी, वही अब उसके गुस्से की परवाह ही नहीं कर रही थी। वो सूरज मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। मैंने अपने बचाव में उसके सिर पर लैंप मार दिया। अवंतिका ने घबराते हुए जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। सूर्यांश ने हैरानी से कमरे के अंदर झांका। सूरज बेड पर गिरा पड़ा था और उसके सिर से बहता खून बेडशीट पर लाल कर रहा था। उसने पलटकर अवंतिका को देखा, जिसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा था। सूर्यांश उसकी हिम्मत पर हैरान था, जो सूरज के नाम से कांप जाती थी, आज उसी का सिर फोड़ आई थी। अब क्या पुलिस का इंतज़ार कर रहे हैं आप? चलिए यहाँ से निकलते हैं। प्लीज़, मुझे किडनैप होने के बाद अब जेल नहीं जाना, अवंतिका ने रूहासी आवाज़ में कहा। मेरे होते तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। सूर्यांश ने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए ढांढस बंधाया। अगर मैं जेल गई ना तो याद रखना, आपको छोड़ूंगी नहीं। अवंतिका ने उसकी पकड़ से निकलते हुए उंगली दिखाकर कहा, ऐसे कैसे कोई तुम्हें जेल ले जाएगा? तुम फ्यूचर एसपी की पत्नी हो। सूर्यांश ने हल्की अकड़ के साथ कहा। फ्यूचर के एसपी हैं, अभी बने नहीं हैं, अवंतिका ने तुरंत जवाब दिया। बनने में वक्त ही कितना लगता है, सूर्यांश ने भी उसी अंदाज में कहा और फिर इधर उधर नज़र दौड़ाई।
हैरानी है, सूरज के अलावा यहाँ कोई और नज़र क्यों नहीं आ रहा। पता नहीं, मगर मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। अवंतिका ने भी सतर्क होकर कहा। फिर अचानक उसे ख्याल आया, 1 मिनट, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसने शक भरी नज़रों से सूर्यांश को देखा, इससे पहले कि वह जवाब देता। 2 हट्टे कट्टे आदमी अंदर दाखिल हुए। अरे, ये लड़की बाहर क्या कर रही है? और तुम कौन हो? वे सीढ़ियाँ उतरते दोनों को देखकर गरजे। मैं तुम लोगों का बाप हूँ, सूर्यांश ने उन्हें घूरते हुए कहा और अवंतिका को अपने पीछे कर लिया। क्या आप पहले से शादीशुदा थे और आपके इतने जवान बच्चे हैं? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अवंतिका ने सूर्यांश का कंधा हिलाते हुए चिल्लाकर कहा। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती क्या? सूर्यांश ने झुलझुलाहा कर कहा। आपने फिर मुझे डांट दिया। अवंतिका रोनी सूरत बनाकर बोली। तुम दोनों का तो बैंड बजाना पड़ेगा। गुंडों में से एक ने बंदूक निकालते हुए दहाड़ा। खबरदार जो बीच में बोले। नजर नहीं आ रहा पति पत्नी बात कर रहे हैं? अवंतिका ने उसे घूरते हुए डांटा। अवंतिका, वो गुंडे हैं, उनके हाथ में गन है। सूर्यांश ने धीमे से उसे चेताया। यह कोई फिल्म नहीं चल रही। सूर्यांश ने अपनी बेवकूफ़ पत्नी की बेवकूफ़ी भरी हरकतों पर परेशान होते हुए कहा। इससे पहले कि अवंतिका कोई और बेवकूफ़ी करती, एक गुंडे ने उस पर फायर कर दिया। सूर्यांश, जिसकी नज़र पहले से उस पर थी, उसने बड़ी महारत से खुद को और अवंतिका को गोली से बचा लिया। गोली चलने पर अवंतिका ने सहमी चिड़िया की तरह आंखें कसकर बंद कर ली और दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए। अब क्यों आंखें बंद कर ली? अब जाओ और उनसे झगड़ा करो। सूर्यांश ने उसकी बंद आंखों पर तंज कसते हुए कहा और खुद जवाबी हमला कर दिया। इतने में पुलिस के सायरन की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, जिनकी खबर सूर्यांश पहले ही कर चुका था। पुलिस ने आते ही दोनों गुंडों को काबू में कर लिया। इंस्पेक्टर, उनका सरगना ऊपर जख्मी पड़ा है, उसे भी पकड़ लीजिए। सूर्यांश ने इंस्पेक्टर विमल को देखते ही सूचना दी। इंस्पेक्टर ने दोनों कांस्टेबलों को ऊपर भेज दिया, जो सूरज को पकड़कर नीचे ले आए। सूर्यांश साहब, आप दोनों को भी हमारे साथ थाने चलना होगा और मैडम का बयान भी दर्ज कराना होगा, इंस्पेक्टर ने कहा जब सूरज 2 कांस्टेबलों के सहारे नीचे आ रहा था। ठीक है, आप चलिए, हम आपके पीछे आ रहे हैं। सूर्यांश ने अवंतिका का हाथ मजबूती से थामते हुए कहा। तुम लोग इसे अस्पताल लेकर जाओ, इंस्पेक्टर ने अपने कांस्टेबलों को आदेश दिया। जी सर, कहकर वो उसे ले गए। अवंतिका अपने पापा के घर को देखते हुए उनकी यादों में खो गई थी। चलो, सूर्यांश की आवाज़ पर वह चौंकी और उसके साथ बाहर की ओर बढ़ गई। तुम जानती हो मैं इतनी जल्दी तुम तक कैसे पहुंच गया? सूर्यांश ने उसकी खामोशी नोट करते हुए पूछा। नहीं, यही तो मैं आपसे पूछ रही थी, अवंतिका अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली। यह जो तुमने लॉकेट पहना हुआ है, इसके जरिए सूर्यांश ने उसकी चैन की तरफ इशारा करते हुए कहा। मगर यह चैन तो मुझे पापा ने अपनी मौत से 2 दिन पहले दी थी। अवंतिका ने हैरानी से लॉकेट को हाथ में लेते हुए कहा। जानता हूँ, मगर तब यह सिर्फ लॉकेट था। मुंबई आने के बाद यह लॉकेट ट्रेसर बन गया। तुम्हें याद है जब हम आ रहे थे तब हम पर अटैक हुआ था? सूर्यांश ने गाड़ी चलाते हुए कहा। जी, मुझे याद है, तब मैंने आपसे पूछा भी था कि यह कौन है, मगर आपने नहीं बताया। अवंतिका बोली। वह अटैक भी सूरज ने करवाया था। वह हमारे घर भी आया था तुम्हारे चाचा के साथ तुम्हें लेने, मगर मैंने उसे वहाँ से निकाल दिया था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह हार मानकर चुप नहीं बैठेगा। उसने पहले हम पर हमला करवाया, मगर तब हम बच गए। उसी समय मैं अलर्ट हो गया था। मैं जानता था कि वह तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे इस लॉकेट में एक छोटा सा ट्रैकर लगवा दिया था, जिसके जरिए मैं तुम्हारी लोकेशन ट्रेस कर रहा था। रातों रात तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे पापा के घर पहुंच गया। मगर अगर तुम सूरज को जख्मी ना करती तो शायद मैं देर से पहुंचता। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बीबी ने अपनी इज्जत के साथ साथ मेरी इज्जत और अमानत की भी हिफाजत की।
सूर्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर आप लेट हो जाते और आज मेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो आप क्या करते? अवंतिका ने गंभीर चेहरे से पूछा। सूर्यांश ने उसकी ओर लाल पड़ती आंखों से देखते हुए सख्त आवाज में कहा, तब मैं उसे अपने हाथों से मार डालता। उसके जुनूनी अंदाज को देखकर अवंतिका चुप हो गई। इसलिए सूर्यांश उसे थाने लेकर पहुंचा, जहां अवंतिका ने अपना बयान दर्ज कराया कि कैसे सूरज ने उसका किडनैप किया, उसे उसके ही पिता के घर ले गया और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, जिसके जवाब में उसने आत्मरक्षा करते हुए उसे जख्मी कर दिया। इंस्पेक्टर ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, बयान रिकॉर्ड किया और उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। सूर्यांश जानता था कि इस हादसे से अवंतिका काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए वह उसे लेकर मेहरा हाउस आनंद जी के पास चला आया। जब आनंद जी को पूरे हादसे का पता चला तो वह गुस्से से भड़क उठे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब कमलेश का साला जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। बेशक अवंतिका हमें बिल्कुल सही सलामत मिल गई, मगर उसे किडनैप करके हमारी इज्जत पर हाथ डाला गया है, जिसकी उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आनंद जी ने गुस्से से दांत भींचते हुए कहा। वह अब तक अपने दोस्त राजेश की मौत नहीं भूल पाए थे और उसके जिम्मेदार कमलेश और उसका साला सूरज ही थे। अब बात इज्जत पर आ गई थी। पापा, आप बेफिक्र रहें, इतनी आसानी से मैं उसे माफ़ नहीं करने वाला। उसने मेरी इज्जत पर बुरी नज़र डाली, उसका हिसाब तो लेकर रहूँगा, मगर मुझे आपसे भी कुछ पूछना है। सूर्यांश ने उन्हें बाजू से थामकर सोफे पर बिठाते हुए कहा। क्या पूछना है? जो तुम पूछना चाहते हो मैं जानता हूँ, आनंद जी ने बेटे की आंखों में छिपे सवाल को पढ़ते हुए कहा। तो फिर मुझे सच बताइए, आप कमलेश और उसके साले सूरज से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्यों उन्हें अंकल राजेश की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं? सूर्यांश ने उनके हाथ थाम कर नरमी से पूछा। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मगर वादा करो कि उसके बाद तुम अवंतिका के साथ वैसे ही रहोगे जैसे अब रह रहे हो। उसके लिए अपने दिल में कोई गलतफहमी नहीं लाओगे। आनंद जी ने गंभीर स्वर में कहा। पापा, अगर वह बेकसूर है तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अवंतिका मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उससे कभी पीछे नहीं हटूंगा। सूर्यांश ने दृढ़ शब्दों में कहा। कमलेश एक बिगड़ा हुआ और अयास इंसान था। वह अपने घर से ज़्यादा अपनी बहन के घर पड़ा रहता था। उसकी नज़र शुरू से ही अवंतिका पर थी। एक दिन वह अपने कुछ गलत दोस्तों को घर लेकर आया। उनमें से एक की नज़र अवंतिका पर पड़ गई और उसने सूरज के सामने उसका सौदा रखने की घिनौनी बात कही। सूरज ने लालच में आकर उसे स्वीकार कर लिया। पैसों के लालच में कमलेश की पत्नी ने भी अपने भाई का साथ दिया। उसने बहाने से अवंतिका को अपने घर बुलाया और उसे उसके हवाले करने की कोशिश की, मगर उनका यह घटिया प्लान सफल नहीं हो सका, क्योंकि राजेश समय रहते वहां पहुंच गए और अपनी बेटी की इज्जत बचा ली। अपने ही रिश्तेदारों के इस विश्वासघात को राजेश सह नहीं सके, इस सबसे बढ़कर अपने भी भाई के धोखे का, क्योंकि जब राजेश ने अपने भाई कमलेश को यह सब बताया तो वह उल्टा उसी पर चढ़ दौड़ा और अपने साले और पत्नी का बचाव करने लगा। राजेश के लिए यह सदमा बहुत बड़ा था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और जाते जाते अपनी बेटी की जिम्मेदारी मुझे सौंप गए। आनंद जी ने सारी हकीकत बताते हुए आखिर में गहरे अफसोस से कहा। पापा, उस समय अवंतिका या अंकल का कोई कसूर नहीं था, फिर आपने यह बात मुझसे क्यों छुपा? सूर्यांश ने सवाल किया। बेटा, मुझे लगा कहीं तुम अवंतिका को गलत ना समझ लो, बस इसी डर से तुम्हें नहीं बताया। आनंद जी ने भारी सांस लेते हुए कहा। पापा, मैंने अवंतिका से शादी आपके कहने पर की थी, मगर उसे मैं पत्नी मैंने दिल से कबूल किया है। यह सच है कि पहले मैं शादी के हक में नहीं था। जब मैंने शादी के बाद पहली बार अवंतिका को देखा तब मुझे आप पर बहुत प्यार आया कि आपने इतनी प्यारी और मासूम जीवन साथी मेरे लिए चुनी। आज मैं स्वीकार करता हूँ कि अवंतिका वही लड़की है जिससे मैं पहली बार मॉल में मिलते ही मोहब्बत कर बैठा था। वह मेरे दिल में खास जगह बना चुकी थी, मगर बहुत ढूंढने के बाद भी वह मुझे दोबारा नहीं मिली, इसलिए मैंने आपसे इसका जिक्र नहीं किया। जब आपने राजेश अंकल की बेटी से शादी करने को कहा तो मैं राजी नहीं हो रहा था, मगर आपकी बात भी टाल नहीं सकता था, इसलिए मजबूरी में हाँ कहा। लेकिन जब
मैंने घूंघट उठाया, तब जाना कि भगवान ने मेरी मोहब्बत को इस तरह मुझसे मिलाना लिखा था। सूर्यांश मुस्कुराते हुए बोला। आनंद जी ने उसे सीने से लगा लिया। उधर अवंतिका सिर दर्द के कारण चाय बनाने किचन में आई थी, मगर दरवाजे पर खड़ी वह सारी बातें सुन चुकी थी। सूर्यांश के इजहारी मोहब्बत पर उसका चेहरा शर्म लाल हो गया था। वह जल्दी से अंदर चली गई। आनंद जी ने उसे जाते देख लिया और मुस्कुराकर सूर्यांश को इशारा किया। सूर्यांश समझ गया और किचन की ओर बढ़ गया। आनंद जी ने आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, राजेश, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, अपनी बेटी को बेहतरीन हमसफ़र के हवाले कर दिया। मुझे यकीन है आज तुम सुकून में होगे। फिर उन्होंने अपनी नम आंखें पोंछ ली। चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना। सूर्यांश ने किचन में आते ही कहा। कहाँ जाना है? अवंतिका ने नजरें चुराते हुए पूछा। चलो तो सही। उसने उसका हाथ पकड़कर उसे छत पर ले आया, जहाँ एक टेबल पर केक सजा था और खूबसूरत लाइटिंग और फूलों से सजावट की गई थी। यह देखकर अवंतिका हैरान रह गई। आई लव यू, क्या तुम अपनी आने वाली जिंदगी की खुशियाँ और दुख मेरे साथ बांटना चाहोगी? सूर्यांश ने घुटने के बल बैठकर एक खूबसूरत अंगूठी उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। अवंतिका ने शर्म से अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया, जिस पर सूर्यांश हंस पड़ा। उसे उसी प्रक्रिया की उम्मीद थी। तुम जानती हो, तुम मेरी वह अनमोल मोहब्बत हो जिसे भगवान ने किसी उपहार की तरह मुझे सौंप दिया। सूर्यांश ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। आप भी मेरी जिंदगी में भगवान की तरफ से भेजा गया अनमोल तोहफा। अवंतिका ने उसके सीने से लगकर आंखें बंद करते हुए अपनी दिल की बात कह दी। सूर्यांश की आंखों में चमक और बढ़ गई। मुझे इस बात की शिद्दत से उसे अपनी बाहों में भरता हुआ बेतहाशा उसकी नरम गर्दन पर झुकता उसे छूने लगा, जबकि उसके जुनून पर अवंतिका एकदम से घबराई थी और उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। पागल हो गए हो सूर्यांश, इस तरह खुले में कौन रोमांस करता है? तो चलो ना यार, बंद कमरे में करते हैं, अब और सब्र नहीं होता। वह उसे गोद में उठाता कमरे में लेकर आया था। जल्दी से दरवाज़ा बंद करके सारी लाइट ऑफ करता वह शर्ट के बटन खोल रहा था। उसकी जल्दबाजी पर अवंतिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे यकीन नहीं होता सूर्यांश, तुम इतने समय तक रुक कैसे गए? मत पूछो यार, कैसे खुद पर पहरे बिठाए, लेकिन अब 1 मिनट भी नहीं, कहते हुए उसके नरम ओठों पर झुक चुका था, जबकि अवंतिका ने भी कोई विरोध किए बिना अपना आप उसके हवाले कर दिया। आसमान पर चमकते चांद और सितारे उन दो दिलों के मिलन के गवाह बने, जैसे उन्हें हमेशा साथ रहने की दुआ दे रहे हों। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।